नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस नेता की जिसने राजनीतिक ईमानदार छवि को सबसे ज़्यादा ग्लैमर दिया और इसी ईमानदार छवि की बदौलत, इसी ग्लैमर के बदौलत उसने बहुत कम समय में एक सामान्य नेता से राष्ट्रीय नेता और उसके बाद देश के सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक पद को उसने हासिल किया। लेकिन उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीति का ईमानदारी का जो मुद्दा है, वे दोनों ही नॉन सीरियस इशू हो गए और जनता ने फिर कभी ईमानदारी को, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक ईमानदारी को गंभीरता से नहीं लिया। फिर इसके बाद कभी भी भारत में सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका आया जब राजनीतिक ईमानदारी को सेंटर स्टेज में रखकर राष्ट्रीय चुनाव लड़ा गया, आम चुनाव आयोजित हुआ और उसी आम चुनाव में उस नेता की कामयाबी, चाहे जितनी भी कामयाबी रही हो, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बना और उसके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर जनता ने नेताओं के कही गई बातों पर उनके आरोपों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया और ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं 1980 के दशक के मध्य में, यानी 1984-85 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम आज इस कहानी का हीरो राजीव गांधी को नहीं रखने जा रहे, बल्कि इस कहानी के सेंटर स्टेज में होंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। 80 के दशक में काफ़ी समय तक उनके मित्र रहे और 80 के दशक के अंतिम वर्षों में वे उनके सबसे बड़े राजनीतिक आलोचक और एडवर्सरी हो गए, उनके राजनीतिक विरोधी बने राजीव गांधी के। और राजीव गांधी को सत्ता से हाथ भी अपने इन्हीं मित्र की वजह से धोना पड़ा। ये सब कुछ बड़ा ही नाटकीय अंदाज में होता है। एक व्यक्ति विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक बड़ा विवादास्पद दंगा हुआ था मुरादाबाद का। उसमें उनकी सरकार कोई खास अच्छा काम नहीं कर पाई थी और वो दंगे के लिए सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक ईमानदार छवि अपने लिए गढ़नी शुरू की और जब राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का उन्होंने पद प्राप्त किया, तो उसी दौरान राजीव गांधी की सरकार ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से होवित्जर गन 400 की संख्या में खरीदे। ये होवित्जर गन जो थे वो तोपें थी, बड़ी बिग गन्स थे वो, तो उन्होंने खरीदी और खरीदने के बाद उनके जो वित्त मंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने अपने निजी सूत्रों और अपने निजी आधार पर कराए गए जांच के आधार पर, फेयरफैक्स कंपनी एक जो जांच एजेंसी है उसके आधार पर उन्होंने ये पता लगाया, या उनको ये जानकारी पता नहीं कहाँ से मिली, उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी की सरकार में राजीव गांधी समेत कई लोगों ने पैसे खाए हैं, स्विस बैंक में पैसा जमा किया गया है इन तोपों की खरीद की दलाली के मामले में। और इसकी वजह से राजीव गांधी की सरकार, जो पहले ही शाहबानों के मामले में या फिर उसके बाद राम मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर के तमाम कई मामलों में और सिख दंगों के मामले में भी शुरू से ही अपनी विश्वसनीयता कमजोर करती जा रही थी। अब उसके ऊपर जब भ्रष्टाचार का प्रहार हुआ और वो भी राजीव गांधी के करीबी मंत्री के द्वारा, तब उसके बाद उनकी छवि को बहुत जोर का झटका लगा, बहुत जोर का जॉल्ट लगा और इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से बाहर निकल जाते हैं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं। राजीव गांधी के बेहद करीबी और विश्वास पात्र मंत्रियों में से हुआ करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, सरकार छोड़ दिया और आगे चल करके उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके, और राजीव गांधी जो कि एक युवा नेता थे, इस वजह से अनुभव की कमी भी उनके पास थी, तो कई कांग्रेसी नेताओं का उनसे मोह भंग चल रहा था, मतभेद चल रहा था। उन सब को लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक संगठन का निर्माण किया, उसका नाम था जन मोर्चा। और जन मोर्चा का उद्देश्य ही था कि राजीव गांधी सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करके और उनको सत्ता से बेदखल करना और देश में एक ईमानदार सरकार की स्थापना करना और भ्रष्टाचारियों को
सजा दिलाना। देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सरकार में, राजीव गांधी की सरकार में जो भ्रष्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व लोग थे और उनका साफ साफ इशारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर भी था, विश्वनाथ प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों का साफ साफ इशारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर भी था कि इस घूसखोरी के मामले में कहीं ना कहीं राजीव गांधी भी इन्वॉल्व हैं। इसके बाद जनमोर्चा बना। जनमोर्चा बनने के बाद फिर इलाहाबाद से वीपी सिंह चुनाव लड़ते हैं। पूरे देश में एक तरह से हलचल मच जाता है। देश की गली गली में, खासतौर पे उत्तर भारत में और मध्य भारत में भी, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सभी प्रांतों में एक तरह से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा हो गया था। लेकिन छोड़ने के बाद, मंत्रिमंडल छोड़ने के बाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक जनमोर्चा बना करके और पुराने कई समाजवादी लोगों को साथ लिया, राजीव गांधी से असंतुष्ट कई लोगों को साथ लिया और इन सबको इकट्ठा करके एक साथ लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया। देश में एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर दिया और ये पहली बार हुआ था। इसके पहले कांग्रेस 1950 से 51-52 से ही लगातार चुनाव जीतती रही और 1977 तक कोई चुनाव नहीं हारी। और 1977 का चुनाव भी जो हुआ था उसमें विपक्षी दलों ने, यानी कांग्रेस विरोधी दल एकजुट होकर सामने इसीलिए आए थे कि वो लोग लोकतंत्र बचाने और इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन वहां पर भी चुनाव में सीधे सीधे भ्रष्टाचार कोई सेंटर स्टेज वाला मुद्दा नहीं था। लेकिन 89 का चुनाव पहला, 1989 का लोकसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक फ्लटर क्रिएट कर दिया था पूरे देश में। पूरे देश में एक तरह का हलचल पैदा कर दिया था। और इसके बाद तो मध्य भारत से लेकर के और उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से में गली गली में नारे लगने लगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में नारे लगाए जाते कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक मसीहा उतरा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए गली गली में ये नारे लगने लगे कि राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो 1984-85 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे, उनको लेकर के नारे लगने शुरू होते हैं। मैं बात बता रहा हूं, 1987-88 से बोफोर्स का मुद्दा गरमाना शुरू हुआ था और 89 तक आते आते एक बहुत बड़े बवंडर में ये तब्दील हो चुका था। तो राजीव गांधी के खिलाफ नारे लगते थे कि बोफोर्स तोप कमीशन खोर, राजीव गांधी गद्दी छोड़, गांधी चोर है, गली गली में शोर है। तो इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए थे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ। खैर, विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी पर टारगेट करने के लिए अगर किसी भी जनसभा में खड़े होते तो अपनी जेब से एक कागज निकालते थे और उस कागज में वो बताते थे कि स्विस बैंक का अकाउंट, उन सभी लोगों का अकाउंट और उन सभी लोगों के खिलाफ इसमें सबूत हैं, इस कागजात में, इस कागज में सबूत हैं जिन्होंने बोफोर्स में दलाली खाई है और उनकी सरकार बनने के चंद दिनों के अंदर ही सभी लोगों को कानून के दायरे में लाकर उनके लिए सजा मुकर्रर की जाएगी। इसके बाद तो लोगों को ऐसा लगा कि देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा और इसके बाद देश की जनता को उसका हक मिलेगा और उस पैसे से देश का कल्याण होगा। एक ईमानदार और कर्मठ हाथ में देश की सत्ता होगी विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में। अब इसके बाद तो जनता की उम्मीदों को नए पंख जैसे लग गए हों और जनता में हर तरफ वीपी सिंह को लेकर के एक गजब का उत्साह देखा जाता था। वे जिस सभा में खड़े हो जाते वहां हजारों लाखों की भीड़ लग जाती थी। खैर, 1989 का चुनाव हुआ और तब तक ये जन मोर्चा जो कि एक आंदोलन था अब एक नए दल, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बन चुका था जनता दल। नारा भी दिया गया था, देश का बल जनता दल। तो ये जनता दल जो पार्टी बनी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में, इसमें राजीव गांधी से असंतुष्ट कांग्रेस के लोगों को शामिल किया गया था, जैसे अरुण नेहरू थे और इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान थे।
कई सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया था। दूसरी ओर समाजवादी पृष्ठभूमि के वो नेता जो एक समय कांग्रेस को छोड़ करके बाहर निकले थे काफ़ी पहले 60 और 70 के दशक में, और ख़ास तौर पे जो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश आंदोलन जो था, उस आंदोलन के दौर में कांग्रेस से बाहर निकले थे, कई लोहियावादी थे। तो इन सभी लोगों को भी शामिल इसमें किया गया, जिसमें कि शरद यादव थे, रामविलास पासवान थे, लालू यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, चौधरी अजीत सिंह थे। तो कई लोगों को साथ लेकर के ये बना था। और सबसे ऊपर कि भारतीय विपक्षी राजनीति के एक अक्खड़ माने जाने वाले नेता, दो नेता खास तौर पर, एक ताऊ देवीलाल हरियाणा से और दूसरे चंद्रशेखर जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया से थे, ये भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगुवाई में। खैर, बड़े नाटकीय ढंग से चुनाव के बाद नेता का चुनाव होता है। और राजीव गांधी का ये देखिए कि 89 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इसी वीपी सिंह के इन्हीं दावों का कि उनके पास सबूत हैं बोफोर्स में दलाली खाने वाले लोगों के, और उनका वो वादा था कि सत्ता में आने के चंद दिनों के अंदर ही बोफोर्स में दलाली खाने वाले को सजा मिलेगी। तो इस दावे पर ही यकीन करके जनता ने राजीव गांधी की सरकार को एक तरह से धूल चटा दिया। जहां उनकी पार्टी के पास 1984 के लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल हुई थीं, वहीं महज 196-97 सीटों पर ही कांग्रेस आकर सिमट गई। हालांकि विश्वनाथ प्रताप सिंह की पार्टी जनता दल को भी कोई बहुत बड़ी तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे जनता दल को 144 सीटें हासिल होना एक बहुत बड़ी बात थी। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी पहली बार 80 से ज़्यादा सीटें हासिल हुई थीं। कम्युनिस्ट पार्टियों को भी ठीक ठाक सीटें प्राप्त हुई थीं। तो कुछ क्षेत्रीय दल जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों और साउथ की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इन सभी पार्टियों को मिला करके और एक राष्ट्रीय मोर्चा बनता है। हालांकि सीधे सीधे कम्युनिस्ट पार्टियां और भाजपा राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा नहीं थी। उनका बाहरी समर्थन और कई क्षेत्रों के भीतरी समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा बनता है। और इस राष्ट्रीय मोर्चा की अगुवाई कर रहा था वीपी सिंह के नेतृत्व वाला जनता दल, और वीपी सिंह सरकार में आते हैं। लेकिन सरकार में आने के बाद शायद उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो बोफोर्स की दलाली खाने वाले लोगों को जुडिशियरी के सामने खड़ा करके उनके लिए सजा मुकर्रर करा सकें। और इसी वजह से आगे चल करके उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के चंद महीनों बाद ही उनकी सरकार में आंतरिक कलह और मतभेद होने शुरू हो गए। उनसे कभी चौधरी देवीलाल नाराज हो जाते, कभी चंद्रशेखर तो शुरू से ही नाराज चल रहे थे। जनता दल के अंदर, उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही वे काफ़ी तेजी से अलोकप्रिय होने लगे। तब जाकर के उनको और कुछ नहीं सूझा। वीपी सिंह के पास अगर सही में ईमानदारी की ताकत होती तो वे निश्चित तौर पर वे उसको एक सेंटर स्टेज में रख करके बोफोर्स मामले को आगे बढ़ाते। और सच में अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई थी, क्योंकि वो पुरानी सरकार में भी थे, वित्त मंत्री रहे थे, रक्षा मंत्री रहे थे, तो जिस तरह के वो दावे कर रहे थे कि उनके पास सबूत हैं, अगर सच में वैसे सबूत होते तो वे दागियों को या भ्रष्टाचारियों को बोफोर्स मामले में सजा दिलाने का जरूर प्रयास करते। लेकिन ऐसा उनके पास कुछ था ही नहीं। और इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया दाव चला, और उन्होंने 15 अगस्त 1990 को एक घोषणा कर दी कि मंडल आयोग, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को 27.5% सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी, तो वो सीधे तौर पे जनता का ध्यान भटकाने के लिए वीपी सिंह ने रिजर्वेशन का दाव खेला। और इसके बाद उनकी अपनी ही पार्टी कुछ महीने के बाद टूट गई, और वीपी सिंह महज 11 महीने के बाद ही सत्ता से बेदखल हो गए। और उन्होंने फिर आगे चल करके चुनाव लड़ना ही बंद कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जनता को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक तरह से बहुत बड़ा वादा करके और अपनी अक्षमता जाहिर की अपने काम के द्वारा, कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद शायद उनके पास ऐसा कोई मोरल ग्राउंड नहीं रह गया था कि वे जनता से फिर से वोट मांग सकें, जनता के सामने नज़र डाल करके और कह सकें कि आप हमें वोट दीजिए। तो दोस्तों, ये थी वीपी सिंह की कहानी, जिन्होंने
राजीव गांधी का साथ छोड़ करके और देश में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। बहुत कम समय में 2 से 3 वर्षों के अंदर ही वे एक मंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये अलग बात है कि वे प्रधानमंत्री के समय के तौर पे ना तो कभी प्रभावी हो सके और न ही एक अच्छा खासा वक्त बिता सके, स्थायी सरकार नहीं दे पाए और महज 11 वर्षों में ही अपनी सत्ता उन्होंने खो दी और बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हो गए। तो दोस्तों, ये थी वीपी सिंह की कहानी। अब अगले एपिसोड में आपके साथ एक नई कहानी के साथ मैं मिलूंगा। आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को और इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।